गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज हम रेक्टिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मनन, भाविका, परीक्षा, जपकीरत, आयुष, गर्व, कैमरा ऑन कर लें। सर मेरा कैमरा नहीं चल रहा, मैंने आपको मैसेज करा था। तो मैं कैमरा बच्चों कोई सॉल्यूशन बताना जरा मेरे को, क्या किया जाए। ये धमकी से भी नहीं डरते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? सर सारे कैमरा ऑन कर लें फटाफट से। निशा मैम, हाँ जी सर। जिनका कैमरा ऑन नहीं उनके पेरेंट्स को फोन कर दो जी, हमें नहीं पता पढ़ रहे हैं घर बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, हर बारी बोलने की जरूरत ना पड़े, देखते ही फोन कर दिया करो पेरेंट्स को। सीधा पेरेंट्स के नंबर है ना, हाँ जी। पेरेंट्स को फोन मार दिया करो। हमें नहीं पता जी क्या कर रहे हैं, वो कैमरा ऑन नहीं करते क्योंकि ये इस धमकी से भी नहीं डरते कि क्लास से निकाल दूंगा। डर है ही नहीं है, निडर बच्चे हैं, निडर बच्चे, बेखौफ, किससे नहीं डरते, ना टीचर से स्कूल की, ना ट्यूशन वाली, ना पेरेंट्स। सर निर्भय। निर्भय, निर्भय हैं सारे। चलो जी, निर्भय हूं और एक्टिविकेशन स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ एरर्स, दो तरह की एरर्स होती हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लैरिकल एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने गलती कर दी किसी प्रिंसिपल के अप्लाई करने में, रियल की जगह नॉमिनल लगा दिया, नॉमिनल की जगह पर्सन लगा दिया, ट्रायल बैलेंस इसमें मैच कर जाता है, ट्रायल बैलेंस इसमें मैच कर जाता है। ओमिशन का मतलब भूल जाना, भूलते दो तरीके से हो आप चीज को, पूरा अधूरा। पूरा भूलना कंप्लीट ओमिशन, अधूरा भूलना पार्शियल ओमिशन। अगर आप पूरी तरह से भूल के ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, अगर आप अधूरी तरह से भूले तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। दरवाजा बंद कर देना प्लीज। इसमें ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा बच्चों, इसमें ट्रायल मैच नहीं करेगा पार्शियल ओमिशन में। पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि आपने रिकॉर्ड तो कर दिया लेकिन अकाउंट में ले जाना भूल गए। कंप्लीट ओमिशन, आपने किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया, सेल करा माल, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। जब आपने माल सेल करा और रिकॉर्ड ही नहीं करा तो ये कंप्लीट ओमिशन हो गया, आप सेल बुक में नहीं लेके गए। जब आप सेल बुक में नहीं लेके गए तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्योंकि अकाउंट में भी नहीं लेके गए होगे। जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो पोस्ट कहां से किया होगा? स्क्रीन नहीं दिख रही। क्लियर है सबको? यस सर। एरर ऑफ कमीशन, आपने गलती करी किसी काम को करने में, इन डूइंग समथिंग, इन डूइंग समथिंग। कोई आपने टोटल गलत कर दिया, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, इनमें कोई गलती कर दी, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। इसमें ट्रायल बैलेंस मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता।
राम की जगह शाम में ले गए, एरर ऑफ कमीशन, लेकिन डेबिट की जगह डेबिट ही ले गए हो, मैच कर जाएगा। आप 100 की जगह 1000 ले गए, मैच नहीं करेगा। तो इसमें गलती देखनी पड़ती है, मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कॉम्पनसेटिंग एरर्स, कॉम्पनसेटिंग एरर्स, दो गलतियां इस प्रकार से हों कि उनका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, और कॉम्पनसेटिंग एरर्स, इसमें ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, इसमें ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सारा हमने थ्योरी लिखवाया जो भी समझाया। फिर स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर, एरर कब पता लगती है उसके हिसाब से ठीक होती है, एरर कब पता लगती है उसके हिसाब से ठीक करते हैं कि पता कब लगी। मैंने एग्जांपल ये चाय का, मैं कहा चाय बना रहे थे चीनी रहेगी डालनी, आपको कब पता लगा उसके हिसाब से आप ठीक करते हो। गैस पे चाय रखी हुई थी, आपको याद आ गई चीनी नहीं डाली थी, आपने उसी वक्त डाल दी गैस पे जब चाय रखी हुई थी, आपको छानने के बाद याद आई तो आपने कप में डाल के घोल के चाय पी ली। आपको पीने के बाद याद आई, ओहो चाय तो फीकी थी, फिर आपने चाय का फक्का मार के खुद को घोल लिया, अंदर जाके चीनी घुल जाएगी। तो थर्ड वाला मजाक कर रहा था, मतलब आप जब गलती पता लगती है उसके हिसाब से ठीक करते हो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको हल्का सा बुखार है, आपको नहीं बोलते, किसी एक्स को बोलते हैं, मिस्टर एक्स को हल्का सा बुखार है, क्या करता है जनरली मिस्टर एक्स, हर एक के घर में कॉम्बी फ्लेम रखी हुई है, कॉम्बी फ्लेम ले लो जी, ठीक है। थोड़ा और ज्यादा तेज हो गया तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, 100-101 हो गया तो मिस्टर एक्स कहता है डॉक्टर से दवाई ले आओ, कॉम्बी फ्लेम से नहीं चलाना काम, डॉक्टर से जाके दवाई लेके आओ, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम गुनगुने पानी के साथ 3 दिन लेनी है जी, डॉक्टर कह रहे हैं। फिर अगर और ज्यादा बुखार बढ़ गया तो फिर कहते भैया हॉस्पिटलाइज हो जाओ। तो गलती स्टेज के हिसाब से ठीक होती है। तो ऐसे अकाउंटिंग में अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ही गलती मिल जाए, अकाउंट के अंदर घुस के ठीक करो, अभी ट्रायल नहीं बना था और गलती मिल गई, कौन से अकाउंट में मिली है, जाओ उसके अंदर जाओ, जाके ठीक कर दो, 2 में डेबिट, क्रेडिट में करनी है बाय कर दो, अकाउंट के अंदर घुसो ठीक कर दो। सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज कर सकते क्योंकि सस्पेंस पैदा ही नहीं हुआ, जो चीज अभी पैदा ही नहीं हुई उसे यूज कहां से करोगे। सस्पेंस की पैदाइश, सस्पेंस का जन्म सेकंड स्टेज है जब ट्रायल बनता है, तो सस्पेंस को आप ठीक यूज ही तब कर सकते हो जब सेकंड स्टेज में आपको गलती पता लगी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज करके आप गलती को ठीक कर सकते हो, यानी रेक्टिफाई एंट्री मार सकते हो। तो यहां लिखा है डबल साइडेड एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय रेक्टिफाइंग एंट्री, और सिंगल साइडेड अगले पेज पे लिखा होगा, वो आप सस्पेंस अकाउंट यूज करके कर सकते हो। अगला पेज है कहां, है ही नहीं, पहले में लिखा हुआ क्या, इसको पढ़ते इसी में लिखा होगा, व्हेन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इट इज नॉट गेटिंग मेट द डिफरेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस, सो इन दिस सिंगल साइडेड एरर, ये लिखा हुआ सिंगल साइडेड एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्री यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। आफ्टर फाइनल अकाउंट हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो स्टेज 3 सीए फाउंडेशन में पढ़ाएंगे, अभी कोर्स में नहीं है। स्टेज 1 भी काफी स्कूल में नहीं कराई गई, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज और 1 2 3 4 5 6, जो जनरली एग्जाम में ऐसे आता है हर स्कूल के बच्चे, हर बच्चे के स्कूल में, तो आपने ये नहीं पूछना स्कूल टीचर से, मैडम 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 ये तो बताया नहीं, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 हमारे ट्यूशन वाले टीचर ने बोला था, तो कैसे ठीक करें। आपने स्टेज 2 मान के ठीक कर देना है, क्योंकि तुम्हारे को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं स्टेज 1, स्टेज 3 तुम्हारे कोर्स में नहीं है, स्टेज 1 तुम्हें पढ़ाई नहीं है। तो ऐसी बेवकूफाना हरकत नहीं करनी है आपने, बताओ कैसे करें, अरे तुम्हारे स्कूल में जब है ही नहीं कोर्स में तो पूछने क्या जा रहे हो टीचर से। स्टेज 2 के हिसाब से ठीक करके आनी है तुम्हें सारी गलतियां। सुन रहे हो सारे ढंग से, नहीं सबके कान खुले हुए, इधर उधर ध्यान तो नहीं है, बोलो बच्चों। कंसंट्रेशन लेवल हाई,
आवाज नहीं आई। कंसंट्रेशन लेवल कैसा है? यस सर, सर आपने पूछा। बढ़िया। वो कौन सी पिक्चर है वो उसकी, जिसकी कैटरीना से शादी हुई है, क्या है हीरो का नाम क्या है? विक्की कौशल। विक्की कौशल। उसकी एक पिक्चर आई थी ना, हाई सर, कौन सी थी वो? Yes, sir. हाउस ऑफ जोश। तो मेरे को भी यही पूछना पड़ेगा, हाउस ऑफ जोश। हाई सर। आवाज ही नहीं आई, देखो तुम्हारी में, सोते रहते हो तुम। फिर स्कूल टीचर से पूछोगे, मैडम मैडम अकाउंट के अंदर जाके ठीक करना है या रेक्टिफाइंग एंट्री मारे? मैडम से नहीं पूछना, मैडम ने स्टेज 1 कराई नहीं है तो क्यों पूछ रहे? स्टेज 2 से ही ठीक करना है, ठीक है? Yes, सबको sir. पता होना चाहिए स्कूल में एटलीस्ट। कई बार मैंने क्या देखा है, आपके केस में भी, अपने घर में बच्चे उनके केस में भी, तो स्कूल टीचर की सुन ही नहीं रहे होते। उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, स्कूल टीचर की क्या करेंगे, स्कूल की ट्यूशन लगवा तो रखी है, एटीट्यूड क्या है, ट्यूशन लगवा तो रखी है, तो स्कूल टीचर की सुन के क्या करना? मैं कह रहा हूं सुन के अगर 10 में से 5 भी समझ आ जाए बातें तो माड़ी है क्या? उसको कुछ कर तो सकते नहीं। तो मैं कह रहा हूं अगर जितनी भी समझ आ रही है वो सुनो, एटलीस्ट ये तो पता हो स्कूल में चल क्या रहा है, क्या करा है क्या नहीं करा है। कई बार बच्चा ये कहता है, मुझे सर स्कूल में यही नहीं पता होता क्या चल रहा है। एटलीस्ट ये तो बताओ टीचर ने क्या कोर्स में कराया क्या नहीं कराया, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन ना करनी पड़े। तो अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा आएगा, जल्दी से बोलो कौन से तरीके से करके आना है? स्टेज 1, स्टेज 2? स्टेज 2। स्टेज 1 कब करके आना है? जो लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बिफोर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस। और क्या लिखा हो सकता है? और क्या वर्ड्स हो सकते हैं? और क्या वर्ड्स हो सकते हैं जो तुम्हें बताएंगे स्टेज 1 से ठीक करना है? सर वो बैलेंस नहीं है ऐसे कुछ। ऐसा लिखा होगा, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ मिस्टर एक्स हु हैज नॉट येट प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस। उसने भी ट्रायल नहीं बनाया है। यस। और लिखा हो सकता है, पास द जर्नल एंट्री विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखा होगा? विदाउट पास यूजिंग द रेक्टिफाइंग एंट्री विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। यानी वो स्टेज 1 की बात कर रहा है। क्लियर है? जरा वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको पता है कि हमारे स्कूल में स्टेज 1 कराई है। वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको पता है हमारे स्कूल में स्टेज 1 कराई है 2 बाय वाली। स्कूल में चैप्टर ही नहीं कराया अभी। क्या अगले साल कराएंगे? सर आगे के स्टार्ट कराए हैं, फाइनल अकाउंट्स कर दिया, आज से एग्जाम के बाद स्टार्ट हुआ तो सिंगल एंट्री स्टार्ट किया। अच्छा, ये बच्चे जिनको स्टेज 1 कराई गई है, ठीक है जी। यानी बाकी अगर कोई ऐसा है, सर हमें तो पता ही नहीं क्या कराया, प्लीज ऐसा बच्चा ना बैठा हो जिसको ये ना बताओ कि स्कूल में क्या कराया गया है। चलो जी, हैंड रेज डाउन कर लो। अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमें ये पता लग गया गलतियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से ट्रायल को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ट्रायल को इफेक्ट नहीं करती। एक गेम खेल लेते हैं 2 मिनट की, जल्दी से बताना ट्रायल को इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी और एरर कौन सी है। ठीक है, कैमराज ऑन। एरर कौन सी है, ट्रायल को इफेक्ट करेगी नहीं करेगी, 2 चीजें बतानी है। गुड सोल्ड टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। एरर कौन सी है, ट्रायल को इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। ट्रायल इफेक्ट होगा नहीं होगा? नहीं होगा नहीं सर। सर, कंप्लीट ओमिशन। ये आंसर आया कंप्लीट ओमिशन। सर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, तो इसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। बाकी नहीं बोल दिया था कि ट्रायल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, अगला। गुड सोल्ड टू याशवी 1000 डेबिटेड टू योशिता 100। गुड सोल्ड टू याशवी रॉन्ग अकाउंट। Good sold to Yashi 1000 debited to Yoshita 100। जल्दी से सर एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन करेक्ट आंसर। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा नहीं होगा? सर होगा। होगा 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 होगा। होगा।
सबको Yes. क्लियर है? Yes. अच्छा जी, Installation charges paid on the purchase of machinery debited to installation charges account. Error of principle. Will affect the trial or not? Sir, not. Not effect. Will not affect the trial. Trial balance will match. एरर ऑफ प्रिंसिपल है बच्चों, डेबिट की जगह हुआ डेबिट ही है तो ट्रायल मैच कर जाएगा, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्योंकि आपने रियल की जगह नॉमिनल लगा दिया। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आंसर तो दूर की बात है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में इस तरह की नॉलेज दी गई है या नहीं दी गई है। रेज हैंड करें जिन्हें क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। सिर्फ एक बच्चे को समझ आ रहे हैं, आंसर तो समझ आएंगे तब, पहले क्वेश्चन तो समझ आ जाए। मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ कि गलतियां पहचानो और फिर ये बताओ उन गलतियों से ट्रायल इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहे। रेहान, आर यू देयर? आयुष, सुखमन्नत, आप हो क्लास में? Yes, sir. आयुष, आयुष, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. अच्छा जी, समझ आ रहा है क्वेश्चन? रेज हैंड नहीं किया हुआ आपने? Yes, sir. वो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था इसलिए मैं कर नहीं पा रहा। ऐसा कैसे होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा। कई बार बच्चे कहते हैं, 12th वाले भी ऐसी बातें बोल देते हैं। तो ऐसा होता है क्या, ऑप्शन नहीं आ रहा होता? सर कभी कभी सर ग्लिच हो जाता है सर, जब वो मोर पे जाते हैं तो रेज हैंड नहीं आता, बाकी इमोजीज आ रहे हैं, जैसे सर ये आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं कोई। अच्छा, कोई भी दबा दिया करो फिर, ओके सर, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये रेज हैंड ही है। ओके सर, ओके। ठीक है, चलो जी, सबको क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं, आंसर भी समझ आ रहे हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन हर स्कूल में नहीं आते हैं, बड़े रेयर ऐसे स्कूल होते हैं जो इस तरह क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। जनरली क्या आता है इस चैप्टर में? पास द रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग। 6 पॉइंट होंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और पेपर में क्या क्या आना है जल्दी से बताओ। फाइनल पेपर कैसा बनना है? एक क्वेश्चन कौन सा होगा? फाइनल अकाउंट्स का, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन कौन सा होगा? रेक्टिफाइंग एंट्री। एक क्वेश्चन कौन सा होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। एक क्वेश्चन कौन सा होगा? सिंगल एंट्री। एक क्वेश्चन थ्योरी का कौन सा आएगा? फाइनल अकाउंट से भी आ सकता। थ्योरी का क्वेश्चन प्रोविजन एंड रिजर्व आ रही है थ्योरी फाइनल में? नो नहीं सर। सर, वो फर्स्ट टर्म में थी। फर्स्ट टर्म में आ गई है। अच्छा, तो फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दे रहे हैं क्या? नहीं सर, फिर आई नो नहीं सर। है। सर बिल से लेकर सिर्फ सिंगल एंट्री तक ही आ रहा है। बिल से लेके सिंगल एंट्री तक। तो वैसे फाइनल से बनेगा क्योंकि डिफाइन वाइन दे सकते हैं हाँ, उसमें से। तो अपनी तरफ से बना के लिखा ना, सारी बुक रीड मार देना थ्योरी की। सर मेरे को बस कंटिंजेंट लायबिलिटी समझ नहीं आई क्या थी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? बचपन में तुम कभी, पता नहीं तुम ऐसी गेम खेले हो नहीं खेले, गली में कोई गेम खेले हो? सर आधे से ज्यादा गली में ही खेलते हैं। हाँ, कौन सी गेम खेले हो बच्चों के साथ गली में? कौन कौन सी गेम खेलते हो? गेम के क्रिकेट। नाम बताओ। और क्रिकेट को छोड़ के? सर गली में, बट कॉलोनी में पार्क है तो उसमें खेल। हाँ, पार्क में खेल, बता दो। सर स्टेपू, बैडमिंटन और ऊंच नीच का पापड़ा। पिट्ठू, और बस? बैडमिंटन। गेम ही नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, जब भी कोई गेम खेलते हो, छोटा भाई बहन कभी डिस्टर्ब करने आया तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के साथ? मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। Yes, sir. नो सर। यस सर। फिर क्या करते हो?
अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हो? भगा देते हैं छोटे भाई बहन को। इसकी कच्ची माटी है। इसकी कच्ची माटी है। याद आया वो सीन? तो जिसकी Yes, कच्ची sir. माटी होती है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर एक होती है असली लायबिलिटी, एक होती है असली लायबिलिटी नहीं है। मैंने राम के 10,000 रुपए देने हैं, बोलो बच्चों ये लायबिलिटी है कंटिंजेंट लायबिलिटी है? Liability. ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी मिस्टर एक्स ने रिलायंस के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया कि रिलायंस कंपनी का फोन अच्छा नहीं है और मेरे पैसे वापस करो। रिलायंस कंपनी कहती है कि मेरा फोन क्यों खरीदा था अगर अच्छा नहीं है तो? वो कह रहा खरीद लिया था, गलती होगी साहब, गरीब के पैसे वापस कर दो। कोर्ट में केस डाल दिया उस गरीब ने। अब जो कोर्ट में केस डाला है वो रिलायंस के लिए लायबिलिटी है या कंटिंजेंट लायबिलिटी है? मिस्टर एक्स कह रहा है मेरा नुकसान हो गया, तुम्हारा फोन खरीदने से मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है या कंटिंजेंट लायबिलिटी है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना किस किस को मेरी क्लास अच्छी लगती है अकाउंट्स की। यू लाइक माई क्लासेस, आफ्टर ज्वाइनिंग यू फील कि हमने सही डिसीजन लिया है। ऑनेस्टी से हाथ खड़ा करना। जिसको ना लगता हो उन्हें नहीं हाथ खड़ा करना है। सर आप एक बार रिपीट कर दोगे आपने कहा था? मैंने कहा कि मेरी क्लास किस किस को ठीक लगता है, डिसीजन की ठीक किया है क्लास ज्वाइन करके। अच्छा, मान लेते हैं कोई एक बच्चा हाथ नहीं खड़ा करता, सबने हाथ खड़ा कर लिया। तो मान लेते हैं निर्भय को मेरी क्लास अच्छी नहीं लगी। ठीक है जी, निर्भय का नाम भी निर्भय है। क्यों निर्भय? निर्भय मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। निर्भय 11वीं पढ़ने के बाद मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कि मेरी फीस वापस करो, आपने हमारा साल खराब कर दिया, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, मेरी फीस वापस करो। बताओ ये मेरे लिए एक्चुअल लायबिलिटी है या कंटिंजेंट लायबिलिटी है? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये मेरे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि अगर कोर्ट यस बोलेगा तब मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? यस सर। जैसे अगर बहुत सारे लोग होते हैं जैसे, तो तब भी या आपने कंटिंजेंट है। मैगी खाई और मैगी खा के आप बीमार हो गए और आप कह देते हो मैगी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे कि इसके अंदर जिंक का लेवल ज्यादा था जिसकी वजह से हम बीमार हो गए। मैगी हमारा बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के कारण हमारा साल खराब हुआ। साल में हमारी 2 लाख रुपए स्कूल की फीस गई है, 80,000 रुपए ट्यूशन वाले ने फीस ली है और हरासमेंट हुई है। 5 लाख रुपए मैगी हमारी 10 रुपए के बदले में दे दो। तो बताओ क्या मैगी कंपनी आपको 5 लाख रुपए दे देगी? नो सर। नो सर। दे देगी अगर आप प्रूव कर पाए तो, कि अगर वाकई में उसका जिंक का लेवल ज्यादा हुआ और ऐसा हो चुका है पास्ट में, किसी ने केस कर दिया था और मैगी बंद भी हो गई थी 2 महीने के लिए और मैगी को हैवी नुकसान देना पड़ा था उसको, वो लाखों में नहीं वो करोड़ों में था। पता आपको मैगी बंद हुई थी पीछे 3-4 साल पहले? Yes, sir. शायद आपके इमोशंस पे अत्याचार भी हुआ होगा। आपको 2 महीने बिना मैगी के टॉप रेमन से काम चलाना पड़ा होगा जब आप 8th स्टैंडर्ड में थे शायद। कुछ और खाया ही नहीं था। पहले 8 से पहले? नहीं लगभग इतने में ही थे, 8 की नहीं सर, 7th 6th। Yes, sir. 6, 7. हाँ वो 2 महीने बड़े मुश्किल बीते होंगे ना बिना मैगी के। बहुत ज्यादा सर। फिर टॉप रेमन चल गई थी, थोड़ा सा टॉप रेमन ने बिजनेस। और वाई चली थी, वाई कुछ ऐसे थी ना, वो बहुत ज्यादा चली थी। कच्चा ही लोग खा रहे थे उसको। अच्छा, नहीं मैंने नहीं खाई थी, मैं वैसे ये वाली भी नहीं खाता। सर बट मैगी को कोई बीट नहीं कर सकता वैसे। मैगी को कोई बीट नहीं कर सकता?
मैगी के अंदर पता नहीं कुछ ऐसा होता है, और जब मैगी खत्म हो जाती है ना और लास्ट में उसका जो मसाला टेस्टी बचता है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है ना। यस सर। लेकिन मैं फिर भी कम खाता हूँ, मुझे पता है इन चीजों में ना बीमारियां ज्यादा देती हैं। फिर मैं पर उस गुड़िया को भी टाइम से कहता ये हूँ। कह रहे थे कि पैरों से बनाते हैं उसको, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। हाँ तो नहीं, खाने पैरों पीने का की तो नहीं बहुत है। सारी चीजें पैरों से बनती है। अगर तुम गुड़ की गज्जक खाते हो यस तो किस सर। दिन अगर तुमने बनते देख ली तो तुम गज्जक खानी छोड़ दोगे। हाँ जी सर। पैरों से तो ब्रेड भी बनती है अगर तुम ब्रेड खाते हो तो। अब तो खैर ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, तो अब तो ब्रिटानिया वगैरह जितनी बड़े ब्रांड्स हैं ऑटोमेटिक मशीनें से आटा गूंद लेते हैं। बट इन ओल्ड डेज पैरों से आटा गूंदते थे, लेकिन अब ऑटोमेटिक मशीनें हैं उससे आटा गूंद जाता है। सर वैसे जो कंटिंजेंट लायबिलिटी का टॉपिक कौन से चैप्टर के अंदर है? कंटिंजेंट लायबिलिटी पता नहीं मुझे कहाँ पे है। सर तो वही कंटिंजेंट अभी लायबिलिटी मेरे के एग्जाम में एग्जांपल्स आया अगर आ हुआ था, गए, समझ ही नहीं आया, गलत ही हो जाएगा, पता ही नहीं। कंटिंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं। एक तो यही हो गया जो मैंने दिया, डेट्स नॉट एक्नॉलेज्ड। एक बी आर डिस्काउंटेड, गारंटी अगर किसी को दी है तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। गारंटी गिवन, जैसे मान लो निर्भय ने लोन लिया मानिक से और मानिक निर्भय को कह रहा है मैं तेरे को उधार नहीं दूंगा, मैंने मानिक को गारंटी दी कि इसको उधार दे दे, ये पैसे दे देगा, तो मानिक मेरे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है। क्योंकि अगर निर्भय ने पैसे ना दिए तो मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि गारंटी मैंने ली है। सर जैसे एग्जाम्पल आ आपकी सकते हैं। सर जैसे आपकी कोई कंपनी थी और मेरी भी कंपनी, आपने जैसे मानिक को बोला कि मेरे को उधार दे दे, तो सर वो तो एक तरह से आईसीडी हो जाता है। जैसे हमने बिजनेस में भी पढ़ा था, एक कंपनी जैसे अगर दूसरे को बताती है तो सर उसमें भी ये कंटिंजेंट लायबिलिटी ही होगी। आईसीडी पहले मेरे को एक्सप्लेन करो, सर वो आईसीडी था की फुल कुछ, फॉर्म क्या है? सर आप भूल गया, मैंने को आईसीडी से याद है पूरा का पूरा कि क्या था वो, बिजनेस फाइनेंस के चैप्टर में ही पढ़ा था। तो उसमें था कि जैसे कंपनी दोनों उसके बाद गारंटी दे देती है कि इसके बदले मैं दे दूंगा, जैसे ये बोलते हैं उसमें। हाँ तो जिसने गारंटी दी है ना यस उसके लिए सामने वाला कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ओके सर। क्योंकि अगर जिसके फेवर में मैंने गारंटी दी है वो पैसे ना दे पाया तो मुझे देने पड़ेंगे। सर शायद इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स था शायद उसका फुल फॉर्म। वो आप मेरे को पहले ये बताना पड़ेगा, लेकिन आप समझ गए ना बात को। यस सर। तो सर ये गारंटी टॉपिक देना पढ़ा ही नहीं हुआ कंटिंजेंट था लायबिलिटी। एग्जाम के अंदर, उन्होंने बोला शॉर्ट नोट लिखो, तो आता ही नहीं था। मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। नहीं सर, ये पता ही नहीं था इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। और सर बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर ऐसा कोई वर्ड मिला ही नहीं कंटिंजेंट लायबिलिटी जैसा। चलो खैर सारी थ्योरी रीड कर देना और जो भी आए फिर अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी थ्योरी है कि अगर कुछ भी आ जाता है 1 मार्कर तो क्या क्या आना, जहां से थे हम वापस बात करते हैं। एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा, कहीं पे लिख लो बड़े वाला प्रैक्टिकल। एक बीआरएस नहीं सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, एक रेक्टिफिकेशन आएगा, एक सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आएगा। 4 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट है फाइनल में जो आने ही आने हैं। फिर फाइनल अकाउंट से छोटे क्वेश्चन जीपी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थ्योरी आएगी। बाकी ब्लूप्रिंट स्कूलों से मिलता है कि क्या क्या देंगे स्कूल वाले। कुछ स्कूल वाले सब चीजें बता देते हैं कि भी ये चैप्टर से इतने इतने नंबर का आएगा, तो मार्किंग आ जाती है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है। अगर ऐसा सर बता मेरा देंगे तो सेकंड टर्म में डेप्रिसिएशन भी आ रहा है। हाँ तो फिर वो भी आएगा, और जिनके डेप्रिसिएशन के साथ बीआरएस आ रहा है तो वो भी आएगा एक क्वेश्चन। सर मैं तो यही भूल गया था कि नेट परचेजेस अगर गिवन होती तो उसमें से परचेज रिटर्न माइनस नहीं करते, मैंने तो कर दिया वो गलत, ये पता ही भूल गया था। देखो भूलने का तो कुछ कर नहीं सकते। चलो सर स्कूल में फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोल रहे हैं। बस यस सर 40 मार्क्स का तो पेपर है ना, इसलिए 2 घंटे का लेंगे। यस 1.5 आवर। सर जैसे सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया उसमें तो उन्होंने 2 आवर्स बोला है, अब तो पता नहीं अब कैसे देंगे। एक बार अपने स्कूल टीचर से डिस्कस तो कर लेना कि 5 मार्क्स में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पूरा दोगे, कैसे करोगे, कुछ हिंट दे रहे हो नहीं दे रहे? सर वो सर कह रहे अभी तीनों बनाने होंगे 5 मार्क्स। तीनों 5 मार्क्स में तीनों बनाने होंगे। यस सर।
और सर अभी 90 मेरा मिनट्स का ही 20 देंगे। मार्क्स का हुआ था तो उसमें 6 मार्क्स का तो अब 20 मार्क्स में ही आया था फाइनल का, तो फिर तो ज्यादा मार्क्स का ही देना चाहिए हमें। मेरी बात सुनो, इसमें आप ये देखो कि जो भी टीचर पेपर बनाएगा वो ये तो सोच के बनाएगा ना कि ये पेपर 90 मिनट में हो सकता है या नहीं हो सकता। सारी क्लास के लिए सेम होगा, इन चीजों को सोच के चलो। द पेपर वुड बी सेम फॉर द एंटायर क्लास। मैं कह रहा हूँ सारी क्लास में 2-2 3-3 नंबर ले रहे हैं 40 में से, और तुम्हारे 15 नंबर है, यू आर द विनर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लास में 40 और 40 किसी के आ रहे हैं और तुम्हारे नहीं आ रहे हैं, तो इट वुड बी पिंचिंग फॉर मी। पूरी क्लास जो है, इतना लेंदी पेपर है कि आधा भी किसी से नहीं हुआ, एंड यू आर द टॉपर ऑफ द क्लास। आपके 40 में से 22 नंबर आए हैं, लेकिन बाकी 15, 12, 11, 10 ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 22 भी अच्छे हैं। लेकिन तुम्हारे 38 आए हैं और क्लास में 4 बच्चों के 40 और 40 हैं, तो वो 38 भी अच्छे नहीं है। इट डिपेंड्स कि कौन सा टफनेस, किस लेवल का पेपर है। सीए में 50% वाला पास होता है, सीए में 50% वाला पास होता है, और सीए एक अच्छी डिग्री है। तो आप 50% लेके भी चार्टेड बनते हो तो चार्टेड एक अच्छी डिग्री है। तो डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ बना है, वो सबके लिए टफ है। अगर क्लास में तुम टॉपर हो, जितने मर्जी मार्क्स ला रहे हो, क्लास के टॉपर हो ना, बहुत है वो। अब वो 40 और 40 अगर किसी का आ रहा है, तुम्हारे वो तुम होने चाहिए। सिंपल सी बात ही है, वो हर एक के लिए सेम है रूल्स। सर मैम से पूछा था तो वो कह रही थी कि एडजस्टमेंट्स भी 6 to 7 आएंगी 5 मार्क्स में। मतलब क्या चाह रहे हो? मेरी बात समझ नहीं आई। सबके लिए सेम है, गेम इज सेम फॉर ऑल। अगर पेपर लेंदी है तो सबके लिए है। मैंने बड़ी सिंपल भाषा में समझा दिया। क्लास में तुम्हारे 40 में से 22 नंबर आ रहे हैं ना, मैं तुमसे बहुत खुश हूं अगर तुम क्लास के टॉपर हो अकाउंट्स के। और अगर क्लास में तुम्हारे 38 आ रहे हैं और 2 बच्चों के 40 आए ना, तो भी मैं चाहता हूं कि 40 तुम्हारे होने चाहिए थे। समझ गए? यस सर। लेंदी है तो सबके लिए लेंदी है, और अगर आसान है तो सबके लिए आसान है। वो अपने अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना। बाकी स्कूल टीचर इतने समझदार होते हैं कि वो पेपर इतना ही बनाएंगे जो 1.5 घंटे में हो सकता हो। अगर वो 5 नंबर में ऐसा दे रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन फिर बहुत आसान बनाएंगे, 1 मार्कर बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप बनाएंगे, तो वहां का टाइम बच के कहीं और लग जाता है। ये गेम होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप को टिक मारने में 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं। 1 मार्क के लिए आपके पास 2 मिनट होंगे। वहां का जो टाइम बचेगा वो बड़े क्वेश्चन में लग जाएगा। मान लो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप दे देते हैं, 1 मार्कर। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप आप 5 मिनट में कर लेते हो, जिसके लिए आपके पास 20 मिनट थे। 15 मिनट वहां के बच के वहां लग गए, हो गया, बात खत्म, बराबर होगी बात। समझ गए? रेक्टिफिकेशन आए थे मान लो 5 नंबर 6 नंबर का, एक एंट्री 1 मिनट में पास हो जाती है। 6 नंबर के लिए 12 मिनट थे तुम्हारे पास, तुमने वो 6 मिनट में कर लिया, 6 मिनट वहां बचा लिए। तो कहीं का टाइम बच के एक क्वेश्चन लेंदी होगा, दूसरा 6 नंबर का होगा और बड़ी जल्दी हो सकता होगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगानी पड़ती है। मुझे बताना, आपके सामने 2 क्वेश्चन है, एक रेक्टिफिकेशन के 6 एंट्री और एक फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पड़ी हुई है। लास्ट 10 मिनट बचे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। ये जजमेंट लगानी आनी चाहिए कि मेरे पास 10 मिनट पड़े हैं और मैं ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट नहीं कर सकता, लेकिन 6 मिनट में वो कर सकता हूं, तो वो करेंगे। समझ गए? तो वहां का टाइम जो बचेगा वो फाइनल अकाउंट्स में लग जाएगा। अगर एक लेंदी दे भी देगी मैडम, तो मैडम को इतना पता है कि मैंने पेपर वो बनाना है जो 40 नंबर का 1.5 घंटे में हो सकता हो, या 2 घंटे का आ रहा है तो 2 घंटे में हो सकता हो। सर अब वो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि अब पेपर तो सबके ऑनलाइन ही, और उन्हें पता होता है बच्चे चीटिंग करेंगे, इसलिए जानबूझ के बड़ा पेपर दे तो कर ही ना पाए। सर पेपर तो उन बच्चों के ऑफलाइन बारे हो में रहे हैं सोचते हैं। सारे। पेपर वो देखो, जिसके भी ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहे हैं भाई, ये रीजन होने के बावजूद भी इतना बड़ा तो नहीं दे सकते ना। सर ऑनलाइन में बहुत सारा लेंदी बनाते हैं, ऑनलाइन में क्या करते हैं? लेंदी बना पेपर ही बड़ा बना देते हैं।
हाँ, और वैसे एक बात और बता दूं एवरेज बच्चों के लिए, 11th में फेल करना होता है हर स्कूल वाले को, और कईयों के स्कूल चेंज होते हैं 11th के बाद। जो भी एवरेज बच्चा 60 वाला वो समझ जाना, फाइनल में हर स्कूल को मिला होता है टारगेट कि 11th से 12th में उन बच्चों को नहीं लेके जाना जो पढ़ते नहीं है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि उनको फेल करना है। तो 11th से 12th में कोई भी स्कूल अपना 100% रिजल्ट खराब नहीं करता है। 11th में एवरेज को वो लटकाता ही लटकाता है, बिलो एवरेज को वो लटकाता ही, और कहता है एक लाइन, या तो स्कूल से निकल जाओ, हम पास की मार्कशीट नहीं देंगे। फेल करता है, फिर पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा फेल हो गया है, इसको पास की मार्कशीट दे दो, हम दूसरे स्कूल में चले जाएं। तो स्कूल वाले कहते हैं हम पास की मार्कशीट नहीं देंगे, उसे प्राइवेट करना पड़ता है 12th। तो जो भी एवरेज हो, मुझे नहीं पता आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी स्कूल में, मेरी क्लास में मैं अपना 100% देता हूँ, और पीछे मैंने टेस्ट भी लिया, मार्क्स आपके पास आ चुके होंगे, अब तक चेक होके पहुंच चुका होगा, मार्क्स आपको आपके मिल चुके हैं। पेरेंट्स को प्लीज बता दो, नहीं तो मैं कॉल करवा देता हूँ अभी जल्दी। जो भी एवरेज है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, 11th में लटकाना ही है उन्होंने। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे 50 आ जाएंगे, तो 50 वालों को तो पेपर इतना मुश्किल जानबूझ के बनाते हैं कि उन्होंने आधी क्लास को फेल करना होता है। पिछली 11th से पूछ लेना, आपके जो 1 साल सीनियर है उनसे पूछ लेना कितने बच्चों को फेल कर दिया था जिन्होंने स्कूल छोड़े हैं, थोड़ा समझ जाओगे आप। और ये नहीं बोलोगे हमें किसी ने टाइमली नहीं बताया था। तभी सर 12th में बच्चे भी कम हो जाते थोड़े उनकी क्लास। कई स्कूल तो आधे आधे बच्चे फेल कर देते हैं, सीधा 60 बच्चे होते हैं 30 को फेल, और वो 30 ही लेके जाते हैं आगे। सर तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। रेक्टिफिकेशन आगे कर रहे हैं हम। रेक्टिफिकेशन में अगर गलती रिकॉर्डिंग में हुई है यहां पर, तो क्लास पार्टी भी गलत होती है और सेल भी गलत होता है, दोनों गलत होते हैं। अगर गलती पोस्टिंग में हुई है तो पार्टी गलत होती है, और अगर गलती टोटलिंग में हुई है तो जो बुक बन रही है उसका अकाउंट गलत है। हैंड रेज डाउन कर लीजिए प्लीज, दोबारा से एक बारी। अगर गलती रिकॉर्डिंग में हुई है, रिकॉर्ड ही गलत कर दिया आपने, किसी को रमन को माल बेचा, रमन टू सेल, और आपने 5600 को गलत रिकॉर्ड कर दिया है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, पार्टी भी और सेल भी। अगर आपने रिकॉर्ड तो ठीक किया, रमन में गलत ले गए हो, 6500 ले गए हो, तो खाली पार्टी गलत है। अगर आपने टोटल गलत कर दिया है तो सेल अकाउंट गलत है। क्लियर है वाली बात, सब में लगेगी। सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, चारों में लगेगी ये बात। जरा बोलना फटाफट से। अगर रिकॉर्डिंग में गलती हुई है तो दोनों गलत बोलेंगे, दोनों गलत है। अगर पोस्टिंग में गलती हुई है तो पार्टी अकाउंट गलत, पार्टी अकाउंट गलत है। और अगर टोटल गलत हुआ है तो सेल्स का जो जिसका एक बुक है उसी का अकाउंट गलत, जो बुक बन रही है उसका अकाउंट गलत है। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो यस। यस सर। चलो जी आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लो, पेज नंबर 18.35 पर। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 18.35। यही है? यस सर। आपने किशन को माल बेचा और आपने डेबिट कर दिया कृष्ण को। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, गुड सोल्ड टू किशन, और आपने डेबिट किस में कर दी, कृष्ण में। आर आ गया बीच में, नाम अलग है, किशन कृष्ण, तो किशन की जगह कृष्ण को डेबिट कर दिया है। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी,
जिसको डेबिट करना है कर दो, और जिसको गलत डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट कर दो। तो किशन टू कृष्ण, समझ आता है पहला पॉइंट? बोलो क्लास। Yes, sir. Yes. अगला सेकंड पॉइंट, गुड्स बेचा है आपने कैश में। जब आपने कैश में गुड्स बेचे हैं तो कैश बुक में एंट्री गई होगी, वहां से सेल अकाउंट में जा रही थी। आप सेल की जगह मीना में ले गए, सेल की जगह मीना में ले गए। ये बात क्वेश्चन में नहीं लिखी होती कि सेल की जगह मीना में ले गए, ये खुद समझनी पड़ती है। कहां से समझते हैं कि ये एंट्री कौन सी बुक में जानी थी? कैश टू सेल जानी थी कैश बुक में। कैश बुक की जगह कहां चलेगी बच्चों? कैश बुक से जब पोस्ट जानी थी सेल अकाउंट में जानी थी, तो कैश बुक से जब पोस्टिंग हो रही थी सेल अकाउंट में, तो सेल अकाउंट की जगह आप मीना में ले गए, तो मीना को क्रेडिट कर दिया। ठीक करने के लिए मीना को डेबिट कर दो, और जिसको क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी मीना टू सेल्स। क्लियर हो रही है सबको? Yes, sir. अगली एंट्री, आपने ड्राइंग करी थी 1500 रुपए की, तो एंट्री होती है ड्राइंग्स टू बैंक। आपको एक कैश बुक में ले जाना था, आप कैश बुक में ले गए, वहां से जा रहा था ड्राइंग अकाउंट में, आप ड्राइंग की जगह परचेजेस में ले गए। ये बात लिखी नहीं, हमें समझनी है, क्योंकि जब कैश बुक से पोस्टिंग जा रही थी तो वो ड्राइंग में जा रही थी, तो आप परचेज में ले गए, तो किसकी जगह पर ले गए हो? ड्राइंग की जगह पर। तो डेबिट किसको करना था? ड्राइंग को कर दो डेबिट। किसको गलत डेबिट कर दिया? परचेज को क्रेडिट कर दो। रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई ड्राइंग टू परचेजेस। जिसको जो करना था कर दो, गलत जो कर दिया उसका रिवर्स कर दो। फोर्थ पॉइंट, आपने मोहन को फर्नीचर बेचा था, ये जनरल प्रॉपर में जाना चाहिए था, और आपने 7100 लिख दिया। तो कहां पे लिख दिया? दोनों में, मोहन में भी और फर्नीचर में भी। आपने मोहन को फर्नीचर बेचा था एंड इट वाज रिकॉर्डेड एज 7100। तो ये जनरल प्रॉपर की थी, और जनरल प्रॉपर की पोस्टिंग दोनों अकाउंट में जाती है, तो दोनों में गलत कर दिया आपने। तो आपने ज्यादा से कर दिया, रिवर्स एंट्री मार दो डिफरेंस से। फर्नीचर टू मोहन विद द डिफरेंस 5400। 17 और 71 का डिफरेंस 54 से हमने एंट्री कर दी। क्लियर है सबको? यस सर। डाउट अभी तक किसी पॉइंट में? किसी पॉइंट में डाउट उठ रहा है अभी तक? नो सर। नो सर। अगला, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम। बाबूराम को आपने बेचा था माल, फर्नीचर बेचा था, बाबूराम टू फर्नीचर करना चाहिए था, जनरल प्रॉपर में एंट्री जानी चाहिए थी, वो क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब कह रहा है बाबूराम में कोई गलती नहीं, अब रिकॉर्डेड नहीं लिखा कि भी ऐसा कुछ हुआ है। कह रहा है आपने बाबूराम को क्रेडिट सेल किया फर्नीचर, तो बाबूराम टू फर्नीचर करना चाहिए था आपको, बट आपने क्या कर दिया? was credited to सेल्स अकाउंट, सेल्स में क्रेडिट कर दिया। अब आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि आपने गलती कहां करी है, किसकी जगह किस में कर दी होगी? फर्नीचर की जगह सेल में कर दी होगी। बाबूराम में कोई गलती नहीं। फिफ्थ में और फोर्थ में क्या फर्क है? ऊपर लैंग्वेज थी was posted as 7100, कहां हमें नहीं पता था कहां पोस्ट कर दिया, दोनों में कर दिया होगा क्योंकि ये दोनों में जाना था। लेकिन नीचे वाले में लिखा हुआ क्रेडिटेड एज, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, आपने सेल में क्रेडिट कर दिया, किसकी जगह? फर्नीचर की जगह। तो सेल को डेबिट कर दो, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो। अगला कहता है चेक ऑफ 1280 रिसीव फ्रॉम फरीद वाज डिसऑनर्ड। अब बच्चों को 90% बच्चों को चेक डिसऑनर्ड की एंट्री नहीं आती है। चेक डिसऑनर्ड की करेक्ट एंट्री कई बच्चों को नहीं आती है। हमारी क्लास में भी ऐसे बैठे होंगे जिसे चेक डिसऑनर्ड की एंट्री नहीं आती होगी, वो इस वाले को कर ही नहीं पाएंगे। चेक डिसऑनर्ड की एंट्री होती है पार्टी टू बैंक। पार्टी का नाम था फरीद, तो फरीद टू बैंक इसकी करेक्ट एंट्री होती है। हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न, आपने सेल रिटर्न में डेबिट कर दिया फरीद की जगह, तो जिसको डेबिट करना था करो, और जिसको गलत डेबिट कर दिया क्रेडिट करो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी फरीद टू सेल रिटर्न।
क्लियर है? Yes, sir. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, सेल टू विनोद। ये कौन सा क्वेश्चन है? विनोद है राम है तुम्हारी किताब में? Sir, राम ही है। Yes, sir. राम ही है, चलो खैर, पिछले साल में विनोद था। सेल टू राम 143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। राम को हमने माल बेचा 143 का, उसके अकाउंट में 134 गया है। तो गलती पोस्टिंग में हुई है, रिकॉर्डिंग में हुई है, टोटलिंग में हुई है? पोस्टिंग। पोस्टिंग में गलती हुई है, इसका मतलब कौन गलत है? सेल विनोद दोनों? सर राम। हाँ, सेल राम दोनों राम। तो राम को आपने कम डेबिट किया है, 143 की जगह 134 से डेबिट किया है। क्या समझ आता है? डेबिट और करना है, कम करना है? सर और डेबिट और करना। और 9 रुपए से और डेबिट कर दो। राम टू सस्पेंस। सेकंड पॉइंट, सेल टू राम 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है, बस पोस्टेड टू की जगह डेबिटेड टू लिख दिया है, सेम आंसर है। राम ने डेबिट ही होना था, पोस्टेड टू लिखे तो भी हम समझ गए थे कि डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है, कम से हुआ है। अब यहाँ पे साफ साफ डेबिटेड टू लिख दिया है। चेंज तब होता जब क्रेडिटेड टू लिखता, मजा तब आता जब इसको लिखता क्रेडिटेड टू राम, जो अगले में कर रखा है। सेल टू विनोद, सेल टू राम 143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। राम को डेबिट होना था, हमने क्रेडिट कर दिया। अब ठीक करने के लिए हमें डबल से डेबिट करना पड़ेगा, 143 से भी 134 से भी। तो दोनों का सम कर दो, 143 से भी और 134 दोनों को जोड़ दो, तो 277 से राम को डेबिट कर दो। राम टू सस्पेंस विद 143 से होना था उसके लिए, 134 क्रेडिट कर दिया उसके लिए, तो 277 से राम को डेबिट कर दो टू सस्पेंस। मजा आता है सबको? Yes, sir. यस सर। प्रैक्टिस कर लो इस चैप्टर की। अगली क्लास एक और लगा लेंगे इस पे, एक क्लास और लगा लेंगे डाउट्स की, सारे क्वेश्चन कर डालने की क्लास में। 2 दिन के अंदर पूरा चैप्टर चाट जाना है, सॉल्व अनसॉल्व दोनों चाट लोगे? yes, sir. मैंने 12th के अंदर पूरी आर.डी. शर्मा चाट ली थी, 97 लाया था मैथ्स के अंदर, 94 थे अकाउंट्स के अंदर। बात है सन 2000 की, जब एसआरसीसी की परसेंटेज 90% जाती थी, 2001 में, 2001। अभी कौन सा चल रहा साल? 2022। मैं पास आउट कब का हूं? 2001 का, 21 साल पहले। 21 साल पहले। तो सोचो 21 साल पहले वही बुक चलती थी जो आज चल रही है। सर फिर आपने वहां पे एडमिशन क्यों नहीं लिया? मैंने वेंकी में लिया था यार। अच्छा सर। और वेंकी भी बहुत अच्छी परसेंटेज आती है, उसकी भी 98 99 जाती है। यस सर। सर एसआरसीसी का नाम हो गया ना, इसलिए। वेंकी का भी अच्छा नाम है। यस सर। सर हमारी क्लास 11th में ऐसे कौन से चैप्टर है जो 12th में ज्यादा काम आएंगे ताकि रिवाइज कर लें, भूल ना गए? सारी जड़ें। चैप्टर एक भी नहीं है जो 12th में आएगा। ट्रेडिंग पीएनएल है वाला जो सबसे ज्यादा लगेगा, रेक्टिफिकेशन है और जनरल एंट्री है। जो आपको कि 12th में सबसे ज्यादा काम आना है, नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेडिंग पीएनएल और जनरल एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड डेप्रिसिएशन, ये 4 चैप्टर पे बहुत अच्छा कमांड कर लो। ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे कर सर लो। 12th में तो कंपनी एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग है ना? हाँ, वो करे कहाँ पे क्या चीज यूज होनी है इसके अंदर। ये जनरल एंट्रीज तो जिंदगी भर यूज होनी है ना, रेक्टिफाइंग एंट्री जिंदगी भर यूज होनी है, हर चैप्टर में घुस सकती है। रेक्टिफिकेशन के बाद एक बार डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की रिवीजन करा देना। वो तो आ ही नहीं रहा तू कह रहे। नहीं सर, ऐसे एक बार फिर से करा देना चैप्टर वो वाला।
वो तो 1 महीना थे 12th के बाद फ्री बैठे हो, 11th के बाद, फरवरी के बाद तुम मार्च फ्री बैठोगे ना। और हमारा शायद आ रहा है, मैम ने पक्का नहीं बोला। सर मेरा तो आ ही रहा है। आ रहा है तो करा हाँ दो। तो वीडियो तो है तुम्हारे पास, इतना काहे परेशान हो रहे हो। सर वो आप Yes, एक sir. दिन में करा देते हो, वो 4-5 सर, क्लासेस फिर भी पूरी करा देखनी दो। पड़ती है। अच्छा, मतलब लालच खत्म नहीं होती इंसान की, है ना। सर इसके बाद अब कुछ बचेगा ही नहीं फिर इतना रिवीजन के लिए, फिर वही कर लेंगे सर। सही बात है। और बताओ क्या हाल चाल है। सर बढ़िया। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार तुम लोग, जो एंट्रेंस नहीं स्टार्ट कर रहे हो। ये मैं मतलब साइन कर सकता हूँ कि तुम रिग्रेट करोगे अगले साल। स्टार्ट एंट्रेंस असैप। यू आर गोइंग टू रिग्रेट दैट कि हमने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया। उसको साथ साथ स्टार्ट कर दो संडे संडे। कुछ बच्चे कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं करा है। क्योंकि आज जो 12th में वो बड़ा रिग्रेट करते हैं कि सर हमने 11th में नहीं किया स्टार्ट, और हर साल ही करते हैं, और इस साल तो कुछ ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि डीयू ने भी एंट्रेंस लेना शुरू कर दिया। अब सीयू सीईटी के नाम से आ गए, जो टेस्ट का नाम है सीयू सेट। सर जैसे जो डीयू का एंट्रेंस का एग्जाम होगा उसमें भी सेम ही सिलेबस होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग होता है। रीजनिंग वगैरह गवर्नमेंट जॉब वाला आता है, उसमें सब्जेक्ट अच्छा अलग सर। होते हैं। रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट, जनरल नॉलेज। अच्छा एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं होते उसमें। जो ओके सर। एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, ये नहीं होते, कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। जो ओके सर। गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, एसएससी, बैंकिंग, इनमें जो आते हैं ना, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो जो सब्जेक्ट आते हैं वो वाले आते हैं उसमें। सर सर जीके भी होगी सीयू इसमें? सीईटी में तो 50-50 है ना? नहीं, पूरा कर दिया, खत्म कर दिया वो 50-50 वाला। अभी वैसे इन्होंने क्लैरिटी और देनी है, जनवरी में आनी थी, अभी तो नहीं आई। जैसी आ जाएगी बता दूंगा। लेकिन अभी उनको ऐसा नहीं है कि वो 50-50 का, 70-30 था पहले। और वो सीयूसीईटी में नहीं था, उसका नाम था जैट, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, ड्यू जैट। तो उसके लिए प्लीज घर पे डिस्कस करो पेरेंट्स से, डोंट वेस्ट द टाइम। आज हमारी 12th के अंदर एक बड़ी अच्छी क्लास चली थी, पता है, बहुत ही मस्त क्लास बिजनेस स्टडीज में चली थी आज। उनसे बातें कर रहा था मैं कि तुम में से कितने बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कितने बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रहे हैं। तो एक भी बच्चा नहीं था। हमारी 11th क्लास में कोई बच्चा है जिसने कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म खोल रखी हो अपनी, साथ में 2 घंटे अपना बिजनेस करता हो? नेट पे सर्च करना, बॉम्बे का एक बच्चा है, 7th स्टैंडर्ड में है, उसकी कंपनी है और 100 एम्प्लॉइज उसने रखे हुए हैं, डब्बा वाला के साथ मिलके काम कर रहा है, डिलीवरी चेन चलाई है। वो अपनी बुआ या मासी के घर गया था, वहां पे उसे अपनी कोई कोरियर चीज चाहिए थी घर से, तो उसे नहीं मिली, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने कंपनी खड़ी कर दी अपनी। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये एक चला हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल वाले पैसे दे रहे हैं बच्चों को और कह रहे हैं कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो, और बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट कमाओ, डबल करो इस पैसे को। मतलब गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि इस पैसे को डबल करो कोई भी बिजनेस करके। और आज नेट पे एक सर्च करना कि भी कितने ऐसे बच्चे इंडिया में हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और करोड़ोंपति बन गए हैं। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, फालतू की चीजें सर्च करने की बजाय ये करना, मजा ज्यादा आएगा। ठीक है जी, होमवर्क नोटेड। या Yes, sir. क्लास लंबी हो गई थोड़ी सी आज, बोर तो नहीं हो गए? No sir. नो सर। No, sir.
चलें फिर, अलविदा कहीं। बाय अलविदा सर। सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।